हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत हम बात करेंगे अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, भाइयों, घर पर जो भी हैं उनसे सबसे सब्सक्राइब करवाएँ, जिससे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम। मैं आपको बता चुका हूँ, संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंदर हम पढ़ेंगे अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये सिद्धांत जो था वो दिया था गेस्टाल्टवादियों ने। ठीक है, आगे से बढ़ने से पहले मैं गेस्टाल्टवाद का आपको मतलब बता देता हूँ। गेस्टाल्ट का मतलब होता है पूर्णाकार, अर्थात संपूर्ण अथवा समग्र रूप से होता है। ठीक है, और जो पूर्णाकार सिद्धांत जो था, जो है हमारे एक मनोवैज्ञानिक हुए थे, मैक्स बर्दिमर। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा, देखो ये बर्दाइमर दिख रहा होगा। इन्होंने क्या किया था, ये लेके आए थे सिद्धांत को। इनका मानना था कि पूर्णाकार सिद्धांत के अनुसार जो भी था कि अंश की तुलना में संपूर्ण, ठीक है, अधिक महत्वपूर्ण तथा बड़ा होता है। ठीक है, व्यक्ति किसी कार्य को आंशिक रूप से नहीं वरन पूर्ण रूप से सीखता है, ये ऐसा मानते थे। ठीक है, और इसके अनुसार किसी भी समस्या का समग्र रूप से प्रत्यक्षीकरण उसके समाधान में सहायक होता है। गेस्टाल्टवाद का मतलब यही होता है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, पूर्णांकार यानी संपूर्ण रूप से या समग्र रूप से। ठीक है, यदि क्वेश्चन आ जाता है कि पूर्णाकार सिद्धांत कौन लेके आए थे, तो जर्मनी मनोवैज्ञानिक थे मैक्स बर्दिमर, वो इस सिद्धांत को लेके आए थे। और इसके अनुसार समस्या का समग्र रूप से प्रत्यक्षीकरण उसके समाधान में सहायक होता है। दोस्तों, एक लाइन और लिख लेना, जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान था, इसने ही सर्वप्रथम प्रत्यक्ष ज्ञान का विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। एक बार फिर से बोलता हूँ, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान ने ही सर्वप्रथम प्रत्यक्ष ज्ञान का विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। ठीक है दोस्तों, ये हो गया गेस्टाल्ट का मतलब कि गेस्टाल्ट क्या होता है, पूर्णाकार या समग्र रूप से मतलब होता है इसका। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना। समस्याओं को हल करने में सूझ या अंतर्दृष्टि का होना अत्यंत आवश्यक होता है। सूझ अथवा अंतर्दृष्टि मनुष्यों तथा उच्च श्रेणी के पशुओं में पाई जाती है। यदि किसी समस्या का हल अचानक से समझ में आ जाता है तो ऐसा अंतर्दृष्टि या सूझ के कारण ही होता है। और अचानक हल कब आता है, जब आपने उसी टाइप की समस्या है सॉल्व कर चुके हों आप पहले, यानी उस समस्या के बारे में आप पहले से अध्ययन कर चुके हों। तो आपके सामने उसी प्रकार की कोई समस्या सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे, झट से चुटकी में उसको सॉल्व कर देती हैं। ठीक है, तो ऐसा किसके अंतर्गत होता है, किसकी वजह से होता है, अंतर्दृष्टि या सूझ के द्वारा ही होता है। सर्वाधिक सूझ अथवा अंतर्दृष्टि पशुओं में मनुष्यों से कम होती है। गेस्टाल्टवादी अंतर्दृष्टि के प्रयोगों के निरीक्षण के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि समस्याओं का एकाएक समाधान सूझ का ही परिचायक नहीं है, अपितु समस्याओं के प्रति प्रतिक्रिया में पूर्ण और संगठन का नियम भी कार्य करता है। अब जैसे जो द्विघात समीकरण होते हैं, ठीक है, श्री दराचार्य विधि ने उनको फॉर्मूला बता दिया था कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। किसी भी प्रकार का हो द्विघात समीकरण हो, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आपके सामने कोई द्विघात समीकरण दे दिया जाए तो आपके दिमाग अलग एक झट से क्लिक कर जाता है कि मुझे कौन सी मेथड से आपको सॉल्व करना है, मुझे श्री दराचार्य विधि से इसको सॉल्व करना है। तो ये क्या है, यही अंतर्दृष्टि है, यही सूझ है आपकी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि प्रयुक्ता वातावरण के उद्दीपकों एवं परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण अलग अलग करके संगठित रूप से कार्य करता है। अंतर्दृष्टि किस प्रकार उत्पन्न होती है, इसकी व्याख्या गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कोहलर, कोपका, बर्दाइमर। आप ध्यान रखना, इसमें इस गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत तीन मनोवैज्ञानिक आते हैं, कोहलर, कोपका, बर्दाइमर। गेस्टाल्टवाद को बर्दाइमर लेके आए थे, उसके बाद में कोहलर और कोपका ने इसको आगे बढ़ाया था। ठीक है, ध्यान रखना, बर्दाइमर पहले लेके आए हुए थे, उसके बाद कोहलर तथा कोपका ने इसको आगे बढ़ाया था। व्यक्ति वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों की प्राप्ति के लिए इस प्रकार कार्य करता है, जिसमें अंतर्दृष्टि भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, लक्ष्य, बाधा, तनाव, संगठन और पुनर्संगठन, इसका अंतर्दृष्टि में बहुत रोल होता है। तुम देख लेते हैं लक्ष्य क्या होता है। देखो, इसमें अंतर्दृष्टि की, एक सेकंड,
व्यक्ति वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों की प्राप्ति के लिए इस प्रकार कार्य करता है जिसमें अंतर्दृष्टि भी अपनी भूमिका निभाती है। अब अंतर्दृष्टि अपनी भूमिका कैसे निभाती है मैं आपको बता दूं। जैसे लक्ष्य है, ठीक है, आपको कोई समस्या सॉल्व दी जाए, उसका लक्ष्य क्या है, समस्या को सॉल्व करना। ठीक है, आपके सामने समस्या आ जाएगी, समस्या आएगी तो आपके सामने एक समस्या को क्या एक बाधा के रूप में लिया जाता है। ठीक है, अगर वो समस्या जैसे आपको नहीं आती है तो उसका आप क्या करते हैं, तनाव उत्पन्न होता है, आपको टेंशन होती है, ये समस्या को मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, संगठन करते हैं विषय वस्तु का। किसका संगठन करते हैं, विषय वस्तु का। उस समस्या से संबंधित विषय वस्तु का क्या करते हैं आप, संगठन करते हैं। और भी कोई कमियां रहती हैं तो उसका क्या करते हैं, फिर दोबारा से संगठन करते हैं, पुनः संगठन करते हैं, और आप क्या करते हैं, अपने लक्ष्य तक फिर से पहुंच जाते हैं, यानी आप समस्या को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जरा अंतर्दृष्टि की विशेषताएं क्या होती हैं। देखो आपको बता दें कि किसी भी समस्या के समाधान को ढूंढते समय अंतर्दृष्टि अचानक से उत्पन्न होती है। क्लियर कट बात है, आपको कोई समस्या दे दी जाए, यदि उसी प्रकार की समस्या आपने सॉल्व की है तो आपके अचानक से झटके से कर जाएगा कि ये समस्या किस प्रकार से सॉल्व हो सकती है, तो अचानक से आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल बताया था द्विघात समीकरण के बारे में। तो जैसे ही आपको द्विघात समीकरण दे दिया जाए तो आप उसके फैक्टर करने के बजाय आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे मैं फैक्टर करूंगा, दिमाग ये दिमाग चलाना पड़ेगा, वो दिमाग चलाना पड़ेगा। इससे बढ़िया सीधी तरह विधि को लगा लो, कुछ भी करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, सूझ का संबंध बुद्धि से होता है। बिल्कुल सही बात है। और बुद्धि सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है, व्यक्तियों में पाई जाती है, मनुष्यों में पाई जाती है, पशुओं की अपेक्षा। पशुओं में बुद्धि थोड़ी कम पाई जाती है, तो सूझ व्यक्तियों में भी ज़्यादा होती है। किसी की मेमोरी अच्छी होती है, किसी की वीक होती है। तो जो अच्छी होती है वो क्या करते हैं, जल्दी से क्लिक कर जाते हैं और अपनी अंतर्दृष्टि तथा सूझ के द्वारा उस समस्या का सॉल्व कर पाते हैं। जबकि जिनकी बुद्धि थोड़ी कम होती है वो अपनी समस्या का सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगा सकते हैं। तीसरा देख लेते हैं, सूझ आयु से संबंध रखती है, प्रौढ़ों में सूझ अधिक होती है। बिल्कुल सही बात है। कहते हैं अनुभव एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो देखो जब बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता जाता है, प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है, तो उससे कई सारे अनुभव, खट्टे मीठे अनुभव प्राप्त होते हैं। तो वो क्या होता है, एक सूझ ही उत्पन्न बढ़ती जा रही है, उसकी जो समझदारी है वो बढ़ती जा रही है। तो सबसे ज़्यादा जो सूझ होती है प्रौढ़ों में ही पाई जाती है। सूझ द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, आपको कोई समस्या दे दी जाए और अपनी सूझ के द्वारा समस्या का सॉल्व कर लिया जाए तो जो ज्ञान होगा आपका वो सूझ काफ़ी टाइम तक बनी रहती है। ठीक है, पांचवा देख लेते हैं, सूझ में उद्देश्य प्राप्ति प्रेरक का कार्य करता है। सूझ में उद्देश्य प्राप्ति प्रेरक यानी मोटिव का कार्य करता है। छठवां देख लेते हैं, अंतर्दृष्टि में कुशलता से अधिक सूझ का महत्व होता है। बिल्कुल सही बात है। सातवां देख लेते हैं, प्रत्यक्षीकरण में अंतर्दृष्टि से सहायता मिलती है। जब आप किसी समस्या को एकदम आमने सामने देख पा रहे हैं, आपके सामने क्या समस्या घटित हो रही है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस समस्या तो उस आपके उस समस्या ने आपके मस्तिष्क को एक छाप छोड़ दी। ठीक है, उसी प्रकार की समस्या यदि आपके सामने दोबारा से आती है तो आपकी अंतर्दृष्टि एकदम से क्लिक कर जाएगी। ठीक है, तो प्रत्यक्षीकरण का बहुत रोल होता है सूझ में। आठवां देखिए, अन्य प्राणियों की अपेक्षा मानव में अंतर्दृष्टि का विकास अधिक होता है। अन्य प्राणियों में सूझ की गति कम होती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सीखने का सूझ का सिद्धांत, लर्निंग बाय इनसाइट अथवा इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। आपको पूछ लिया जाता है कि ये सिद्धांत किसने दिए, तो ये सिद्धांत आपको किसने दिए थे, ये कोहलर ने दिए थे। ठीक है, लर्निंग बाय इनसाइट अथवा इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग को हिंदी में अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसको अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं तथा इसको सूझ का सिद्धांत कहते हैं, के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, कोहलर थे। कोहलर ने अनेक प्रयोगों के आधार पर यह देखा कि पशु या व्यक्ति प्रयत्न या भूल द्वारा नहीं सीखता है बल्कि वो अपनी अंतर्दृष्टि से सीखता है। ठीक है, जो थॉर्नडाइक ने बताया था प्रयत्न भूल का सिद्धांत जो था उसके आधार पर। ठीक है, एक सेकेंड, है ना। तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत तथा सूझ के सिद्धांत का जो दिया था, किसने दिया था, कोहलर ने दिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हम कि जब व्यक्ति के सामने कोई नवीन समस्या आती है तो वह परिस्थितियों का अवलोकन करता है और वह परिस्थिति के स्वरूप को अच्छी तरह समझने की कोशिश करता है और वह उद्देश्य की पूर्ति को सामने रखकर व्यवहार करता है। उसकी सीखने की क्रिया को क्या कहते हैं, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम कहते हैं। कोहलर द्वारा जो प्रैक्टिकल किया गया था उसने दो प्रयोग किए थे। तो कोहलर ने चिंपैंजी नामक एक चिंपैंजी था जिसका नाम क्या था, ये अभी इसका नाम आ जाएगा, ध्यान नहीं आ रहा, दिमाग से निकल गया फिर से। एक बार देख लेते हैं, सुल्तान नाम था इसका।
क्या नाम था? सुल्तान नाम था। तो एक सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी था, उस पर उसने कोलन ने अपना प्रैक्टिकल किया था। तो उसने दो प्रैक्टिकल किए थे जिसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो पहला प्रैक्टिकल किया था, आपको दिख रहा होगा, एक कमरा था और एक कमरे में ऊपर एक केला टांग दिया गया, ठीक है, और उसके अंदर दो बॉक्स रख दिए गए। चिंपैंजी क्या कर रहा था, उसको उछल रहा था, उछल उछल के उस केले को कैच करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन केले को नहीं पकड़ पा रहा था कि या केले को नहीं ले पा रहा था। तो क्या होता है, जो कोलर थे, कोलर उस कमरे में जाते हैं और जाके क्या करते हैं, दोनों बॉक्सों को, एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स के ऊपर रखकर उसको क्या करते हैं, केले को तोड़ लेते हैं उसमें से एक, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, चिंपैंजी समझ जाता है, सुल्तान समझ जाता है कि मुझे ये केला यहाँ से कैसे लेना है। तो वो क्या करता है, वो टेबल को, एक टेबल को दूसरे टेबल के ऊपर रखकर, और जिस तरह से उसने देखा था कोलर को चढ़ते हुए देखा था, उसी तरह का तरह से चढ़ के और झट से एक केला उसमें से ले लेता है, यानी अपनी जो इसकी केला खाने की इच्छा थी उसको ले लेता है, केले को खाने के लिए। तो एक प्रैक्टिकल तो उसने ये किया था। तो ये क्या था, एक सूंझ थी। सूंझ किस तरह की थी कि उसने कोलर को देख लिया था चढ़ते हुए, किस तरह से उसने एक मेज को दूसरे मेज के ऊपर रखा और किस तरह से उसने केले को तोड़ा। इसी प्रकार से उसने ये देखा और उसको क्या कर गया, दिमाग क्लिक कर गया, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, सूंझ का या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बोलेंगे। तो एक प्रैक्टिकल तो ये था। और दूसरा प्रैक्टिकल जो किया था उन्होंने, क्या किया था कि एक कमरे के अंदर वो बंद कर दिया गया, सुल्तान नामक जो चिंपैंजी था कमरे के अंदर बंद कर दिया गया। और कमरे से बाहर, ठीक है, कमरे से बाहर केला रख दिया गया था, इसमें जाली लगी हुई थी, ठीक है। और इसमें दो छड़ी रख दी, दो छड़ी रख दी। तो लेकिन क्या कर रहा था वो चिंपैंजी जो था सुल्तान नाम का, वो इस केले को एक छड़ी से लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो केले को प्राप्त नहीं कर पा रहा था। तो अचानक दोनों छड़ियों से खेलते खेलते क्या होता है, उसकी छड़ी जुड़ जाती है। और छड़ी जुड़ जाती है तो क्या होता है, वो केले को आसानी से ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ क्या काम कर रही है, उसकी सूझ काम कर गई। तो ये दोनों प्रैक्टिकलों के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है जो कोलर ने किए थे, ठीक है। सुल्तान नामक चिंपैंजी था। तो कूलर के प्रयोग जो किए गए थे, मैंने इसके बारे में आपको विस्तार से बता दिया है। इसको एक बार देख लेते हैं, यहाँ दो चार लाइन क्या लिखी हुई हैं। सूझ या अंतर्दृष्टि के संबंध में कूलर ने सुल्तान नाम के चिंपैंजी का अनेक प्रयोग किए जो सूझ और अंतर्दृष्टि के सीखने की पुष्टि करते हैं, ठीक है, जिसके बारे में आपको ये पूरा विस्तार से बता चुका हूँ। मुझे लगता है आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई होगी। अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले कारक, देखो अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, बुद्धि, बिल्कुल सही बात है, बुद्धि का अंतर्दृष्टि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिनकी बुद्धि अधिक होती है, तीव्र होती है, वो क्या करते हैं, उस समस्या को जल्दी से समाधान कर पाते हैं, या वो जल्दी से सूझ या अंतर्दृष्टि का उपयोग कर पाते हैं। और जिनकी बुद्धि थोड़ी कम होती है वो क्या कर पाते हैं, कम कर पाती हैं। और देखा गया है, अक्सर देखा गया है, अक्सर क्या, वो तो सच्चाई है कि पशुओं की अपेक्षा मनुष्यों में बुद्धि अधिक होती है, ठीक है दोस्तों। प्रत्यक्षीकरण का, परसेप्शन का बहुत ज़्यादा रोल होता है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले विस्तार से बता दिया है। आप जिस चीज़ को आंखों से देख पाते हैं, जैसे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल करके जो आपको ज्ञान मिलता है वो क्या करता है, एक तरह से हम इसको स्थायी मानते हैं या बोलते हैं इसको लंबे समय तक चलता है। ये प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत हो जाएगा। अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसके बारे में आपको बता चुके हैं कि जैसे टाइम टू टाइम बढ़ते जाते हैं। तो प्रौढ़ावस्था में क्या होता है, प्रौढ़ावस्था में सबसे ज़्यादा अंतर्दृष्टि या सूझ आती है, ठीक है, लोगों में। तो अनुभव जिस प्रकार की हम समस्या सॉल्व करते जाते हैं, उसी प्रकार की समस्या हमारे सामने आई, क्या ये समस्या हमसे बच पाएगी, नहीं बच पाएगी। तो ये किसका खेल होता है, ये एक्सपीरियंस का खेल होता है। समस्या का प्रकार, देखो अगर आपको कोई समस्या सॉल्व की है तो उस समस्या को आप क्या करेंगे, उसी प्रकार की समस्या को आप झट से एक सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं अपनी सूझ के द्वारा। यदि आपको किसी अन्य प्रकार की समस्या मिल जाती है तो आप क्या होगा, तनाव उत्पन्न होगा। तनाव उत्पन्न होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, आप संगठन करेंगे विषय वस्तु का, ठीक है। विषय वस्तु में कोई कमी रहेगी तो उसका पुनः संगठन करेंगे और उसको क्या करेंगे, समस्या को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। पांचवा क्या था, प्रयत्न और भूल। देखो प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसने दिया था, आपको बता ही दिया है। तो प्रयत्न तथा भूल अंतर्दृष्टि को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक समस्या के समाधान में प्रयत्न तथा भूल समावेशित रहते हैं तथा ये अंतर्दृष्टि को प्रभावित करते हैं। और प्रयत्न और भूल का सूझ उत्पन्न करने में अत्यधिक महत्व होता है। आगे देख लेते हैं, अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य तत्व, ठीक है। तो देखो वातावरण, वातावरण अच्छे वातावरण आप बच्चे को सिखाओगे जहाँ बच्चा सीखने के कुल तत्पर है, तो बच्चा क्या करेगा, जल्दी से सीख पाएगा और अपने अंतर्दृष्टि तथा सूझ का अच्छे से उपयोग कर पाएगा, ठीक है। तो वातावरण का बहुत बड़ा रोल होता है। विषय संगठन, विषय वस्तु, आप बच्चे को अच्छी विषय वस्तु दो, ऐसी विषय वस्तु प्रदान करो जिससे बच्चे का कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्लियर हो जाए। तो आप क्या करेंगे, वो समस्या का यकायक समाधान कर पाएगा। पूर्व समस्या,
किसी भी समस्या के प्रति जब तक सूझ उत्पन्न नहीं होती है तब तक उसका पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं हो पाता। आपने कोई चैप्टर पढ़ा, आप उस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आपको चैप्टर पढ़ने के बाद में पता चल जाएगा, आप उस चीज़ को महसूस कर पाएंगे आपको चैप्टर में कुछ सीखा है या नहीं सीखा है। ठीक है, तो जो था, यदि आपने आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपकी कहानी से, आपकी स्टोरी से एक जो एक आपके दिमाग में एक छाप सा छूट जाएगा। ठीक है, वो छाप क्या करेगा, उस समस्या को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करेगा, प्रयासरत रहेगा और अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत का उपयोग करेगा। ठीक है, सामान्यीकरण, आप देखो कोई एक लाइन बड़े गुण शब्दों में लिखी हुई है, उसी एक लाइन को आप 4 लाइनों में आप करके बड़ा करके आप बता दो, यानी सामान्यीकरण कर दो, तो इससे क्या होता है, अच्छे से समझ में आ जाता है। जैसे आपको मैं भी बता रहा हूँ, जो ये क्या है, यही सामान्यीकरण है। ठीक है, उत्पादक क्रियाएं, शिक्षक ऐसी क्रियाएं कराएं जिसका संबंध उत्पादन से होता है जिससे वे क्रिया एक संपूर्ण क्रिया का रूप धारण कर लें। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, आप आप आपने कोई समस्या सॉल्व कराई क्लास में, ठीक है, अब उसी प्रकार की समस्या आपने किसी दिन किसी बच्चे को दे दी और बच्चा उस समस्या को समाधान नहीं कर पा रहा, तो आप क्या कहेंगे, आप उसको मोटिवेट करेंगे, आप बोलेंगे उस दिन ऐसे ऐसे मैंने इसको ऐसे ऐसे बताया था, ऐसे ऐसे बताया था, एक दो हिंट देगा और एक दो हिंट देकर बच्चा क्या करेगा, उस समस्या को समझ सकता है, समझ लेगा। तो ये क्या होगा, एक मोटिवेशन का बहुत बड़ा रोल होता है अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में। ठीक है, अनुभवों का प्रयोग, तो अनुभवों के बारे में आप अच्छे से जानते ही हैं कि शिक्षक को छात्रों के पूर्व अनुभवों के संगठन पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक भी होना चाहिए। तत्परता का सिद्धांत, तत्परता का विकास, तत्परता का, देखो जब तक बालक तैयार नहीं है, मानसिक रूप से बालक तैयार नहीं है, तो आप उसको कितना भी पढ़ा लो लिखा लो, लेकिन बच्चे की समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो आप उसको ऐसा वातावरण प्रदान करें जिससे वो सीखने के लिए क्या हो जाए, तत्पर हो जाए। ठीक है, क्षमता अनुसार विषय वस्तु, और क्षमता अनुसार विषय वस्तु ये है कि देखो 6वीं क्लास का बच्चा है, आप उसको 10वीं क्लास की चीज़ पढ़ाओगे, वो नहीं समझ पाएगा। तो उसकी स्टैंडर्ड के हिसाब से, उसके एज ग्रुप के हिसाब से आप सिखाओगे तो क्या कर जाएगा, आराम से क्लिक कर जाएगा, आराम से सीख जाएगा। तो क्षमता अनुसार विषय वस्तु बच्चे को प्रदान करनी चाहिए। सीखने के सूझ के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता, अब इसकी शैक्षिक उपयोगिता क्या है, देखिए जरा, कि यह सिद्धांत पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों को समग्र करने पर बल देता है। ठीक है, विभिन्न विषयों को सह संबंधित यानी अंतर संबंधित करके बच्चों को पढ़ाया जाए तो बच्चा क्या करता है, जल्दी सीख जाता है। यह सिद्धांत के अनुसार अंतर्दृष्टि का उपयोग बालक तभी कर सकता है जबकि उसे संपूर्ण परिस्थितियों का ज्ञान हो, अतः समस्या को बालकों के समक्ष एक इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, बल्कि पृथक पृथक रूप में नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको इन सभी विषयों से अंतर संबंधित कर दिया जाए और बच्चे को पढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो आप क्या करेगा, बच्चा जल्दी से क्लिक कर जाएगा और उस प्रकार की समस्या को कैसे भी सॉल्व करके निकाल देगा। तीसरा देख लेते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार प्रेरणा का अत्यधिक महत्व है, अतः अध्यापक द्वारा छात्रों को समय समय पर क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, जिससे कि वे अपनी सूझ का समुचित उपयोग कर सकें। प्रेरणा उद्देश्य स्पष्ट कर ही दी जाए। चौथा पॉइंट क्या है, यह सिद्धांत समझकर सीखने पर अधिक बल देता है। बिल्कुल सही बात है, रटने के सिद्धांत का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है। आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें तो आप जो समझ लेंगे कॉन्सेप्ट को, वो आपके लिए स्थायी रहेगा, लंबे समय के लिए चलेगा, और जब आप रटोगे तो 2-4 दिन बाद आपके दिमाग से निकल जाएगा। पांचवा क्या है, सूझ द्वारा किसी समस्या को हल करते समय बालकों में चिंतन, तर्क तथा कल्पना शक्ति का विकास होता है, अतः बालकों के मानसिक विकास में सहायक है। इस सिद्धांत का प्रयोग कठिन विषयों जैसे गणित, भौतिक विज्ञान, अन्य विषयों के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। बाकी का ये तो सारी विषय अच्छी हैं, तो सब विषयों के इसका उपयोग होना आवश्यक है। सातवां देखिए, यह सिद्धांत विषय वस्तु के रुचिपूर्ण प्रस्तुतिकरण पर बल देता है, जिससे छात्रों में सीखने के लिए तत्परता तथा जिज्ञासा बनी रहती है। यह सिद्धांत सीखने के लिए अनुकूल परिस्थितियों के निर्माण पर बल देता है। अनुकूल परिस्थितियों में भी सूझ का समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के अधिक अवसर दिए जाने चाहिए तथा ये बालकों के स्तर के अनुरूप होने चाहिए, क्योंकि यह सीखने के अनुभव पर बल देता है। आपको बच्चे को कोई समस्या दी गई, उस प्रकार की समस्या बच्चे को कई सारी सॉल्व करा दीजिए। सॉल्व कराने के बाद में आप बच्चे को उसी प्रकार की समस्या देंगे तो क्या होगा, बच्चा उसको सीख जाएगा और समस्या को आराम से सॉल्व कर देगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचाया करें। आपको वीडियो कैसा लगा, अपने विचार और सुझाव दें। धन्यवाद।